Hello student, I am Dr. Monica Patel and today we will study fiscal policy. इससे पहले हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रेगुलेट करता है और मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आरबीआई कंट्री में लिक्विडिटी को और मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिस्कल पॉलिसी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज़। अब ये इन दोनों अपने चीज़ों को इस तरह से मैनेज करता है इस पॉलिसी के थ्रू, ताकि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको रेगुलेट कर सके, उनको कंट्रोल कर सके एज़ पर द नीड। अब ये कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं? ये मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन होती हैं, लाइक एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर्मुलेट करता है और उसको कंट्रोल करता है। फिस्कल पॉलिसी को हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं बजटरी पॉलिसी? क्योंकि हम जानते हैं बजट में क्या आता है, दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला हमारे एक्सपेंडिचर एंड दूसरा हमारा इनकम। तो फिस्कल पॉलिसी के ये जो दो कंपोनेंट मेनली हैं वो क्या है, हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था। क्या थी वो दो चीज़ें? पहला गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड सेकेंड इनकम की जगह टैक्स आता है। यानी क्योंकि गवर्नमेंट अपनी इनकम कहाँ से कमाती है? टैक्स के थ्रू कमाती है। बट अब इसमें दो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। पहला कि ऐसे कौन से आइटम है जिन पे गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है या खर्च करना चाहिए, और ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट अपने फाइनेंस को कलेक्ट करती है या अपनी इनकम को जनरेट करती है। तो खर्च की बात करें तो ये तो डिपेंड करता है नीड पे। मान लीजिए अगर वॉर की कंडीशन चल रही है कंट्री में, तो उस समय गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी होगी वो किस पे होगी? डिफेंस वाले जितने भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट करने के लिए डिफेंस सेक्टर में वो ज़्यादा खर्चा करेगी अपनी। और अगर उस समय कोई हेल्थ इशू चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टाइम पहले कोरोना की कंडीशंस वगैरह आप देख रहे थे, कोरोना कितना ज़्यादा पैंडेमिक था। तो ऐसी कोई पैंडेमिक कंडीशन है या इस तरह की कोई हेल्थ इशू चल रहा है, तो गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी आ गया वो कहाँ पर करेगी सबसे ज़्यादा खर्चा? वो करेगी अपने हेल्थ पे। तो इस तरह जो पहला क्वेश्चन है उसका ये है कि गवर्नमेंट किस पे ज़्यादा खर्चा करती है, ये कहाँ उसे करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, उस समय क्या कंडीशन चल रही है हमारे देश में। दूसरा, अब ये गवर्नमेंट अपने इस एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए ये फ़ंड लाती कहाँ से है। बाकी डिटेलिंग तो हम कंपोनेंट में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम देखें जनरली तो ये इनकम, इसकी कौन सी इनकम होती है? वो इनकम जो टैक्स के फॉर्म में आता है। तो अब गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि वो अब अपने एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए या तो टैक्स को बढ़ा दे, और अगर बढ़ाए तो किन सेक्टर्स पे बढ़ाए, या तो फिर बोरो करे। तो बोरो करे तो कहाँ से बोरो करे? अपने इंटरनल रिसोर्स से बोरो करे, या फिर एक्सटर्नल किसी कंट्री से, या फिर वर्ल्ड बैंक से, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, कहाँ से बोरो करे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा डिस्कशन हमारा फिस्कल पॉलिसी का पार्ट आता है। चलिए अब बात करते हैं कंपोनेंट। फिस्कल पॉलिसी के जो मेन कंपोनेंट हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला गवर्नमेंट रिसीप्ट्स, सेकंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड थर्ड वन इज़ द पब्लिक डेब्ट। गवर्नमेंट रिसीप्ट को फिर से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो रेवेन्यू रिसीप्ट एंड सेकंड इज़ द कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट वो रिसीप्ट होते हैं जो हमारे ऊपर, मतलब हमारी गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी लायबिलिटी को क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं, ना ही हम किसी एसेट्स को बेच के ये पैसा ला रहे होते हैं। तो ये रिसीप्ट फर्दर डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, टैक्स रिसीप्ट, टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट। तो टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट हमारे होते हैं, डायरेक्ट टैक्स हो सकता है जैसे इनकम टैक्स है जो डायरेक्टली पर्सन बियर करता है, पे करता है मतलब। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो गए? जो हम डायरेक्टली तो पे नहीं कर रहे हैं, जो पब्लिक है या जो लोग हैं वो डायरेक्टली तो गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, बट इनडायरेक्टली दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीदा तो उसके प्राइस में टैक्स जीएसटी फॉर्म में उसमें इंक्लूडेड होता है, तो हम लोग वो पे करते हैं। कोई कपड़ा ख़रीदा तो उसमें भी हम देते हैं, कहीं खाना खाने जाते हैं तो उसका जो पेमेंट करते हैं उसमें भी इंक्लूड होता है। अब बात आती है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया? फ़ीस हो गई। फॉर एग्जांपल, कोई मैरिज सर्टिफिकेट या हमने कोई फॉर्म भरा तो उसमें हमें एक पर्टिकुलर फ़ीस गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, हम जो पे करते हैं, तो वो फ़ीस हो गई। और नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी और पैसा कहाँ से आ सकता है टैक्स के अलावा? लाइसेंस एंड परमिट। हमें कोई लाइसेंस बनाना है या हमें परमिट को इशू कराना है, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर फ़ीस जो डिसाइडेड होती है वो हमें देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। इसके अलावा फ़ाइन्स हो गए। फ़ाइन्स जैसे अगर हमने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, हमने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा है, तो उसमें जो पेनल्टी या फ़ाइन हम लोग जो पे करते हैं वो सारा नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट हो गया।
अब बात करते हैं कैपिटल रिसीप्ट की। तो कैपिटल रिसीप्ट वो रिसीप्ट हैं जो हमको मिल तो रही हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की इनकम तो है, लेकिन वो कुछ ना कुछ या तो क्रिएट कर रही हैं गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी, या फिर हमारी किसी एसेट्स को रिड्यूस करके हमें मिल रही हैं। जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का अपोजिट होता है कि हमने क्या किया, मतलब जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपनी कोई एसेट्स को अपनी किसी एंटिटी को बेच दिया। पहले वो गवर्नमेंट थी यानी पब्लिक एंटिटी थी, बट उसको सेल कर दिया, उसको प्राइवेट बना दिया, तो उससे जो पैसा मिला वो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी। बोरोइंग मतलब किसी कंट्री से लोन ले लिया या इंटरनल हमने लोन ले लिया, तो वो कहीं ना कहीं एक बर्डन भी बढ़ा रहा है। पैसा तो आ रहा है, हमने लोन ले लिया, बट एक बर्डन भी है कि हमको उसको रिपे करना है। नेक्स्ट, लोन रिकवरी हो सकती है। लोन रिकवरी कि हमने किसी को दिया हो, वो हमारा वापस आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो अगला कंपोनेंट है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर नाम से ही लगता है खर्चा। ये भी हमारे रिसीप्ट की तरह दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिकर होते हैं, मतलब खर्च करने पड़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक लॉन्ग टर्म के बाद, लंबे समय के बाद हमें करने होते हैं। अब रिवेन्यू में क्या आ सकता है? इंटरेस्ट पेमेंट। हमने कोई लोन ले रखा है तो हमें उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो आ गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर आ गया हमारा। सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो हर मंथली वगैरह जाते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट पे करती है, तो जो हर मंथ उनकी कटती है तो वो गवर्नमेंट अकाउंट से ही डिडक्ट होती है, तो वो भी उसका खर्चा हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने जो लोन ऑलरेडी ले रखा था किसी अपने एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए, तो वो हमें रिपे करना पड़ेगा, वापस तो करना पड़ेगा, तो वो लोन रीपेमेंट आ गया। लोन टू पब्लिक एंटरप्राइजेस वगैरह, तो ये सारा हमारा क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया, मतलब लॉन्ग टर्म खर्चे। अब अगला और थर्ड कंपोनेंट है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जिसको हम पब्लिक डेब्ट कहते हैं। पब्लिक डेब्ट में वो पैसा आता है जो पब्लिक का होता है लेकिन गवर्नमेंट यूज़ कर रही होती है। जैसे पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स होती हैं ना, सेविंग्स वगैरह की, उसमें जो हम पैसा जमा कर रहे होते हैं, या फिर जो प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट हो गया, जो पब्लिक PF खुलाती है, प्रोविडेंट फंड खुलवाती है अपना, उसमें पैसा जमा करती है, लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाता है, जिससे वो 10 साल 20 साल 12 साल के बाद निकाल सकती है। तो इतने साल के लिए वो पैसा गवर्नमेंट एज अ लोन यूज़ कर सकती है, एज अ पब्लिक डेब्ट यूज़ कर सकती है। तो ये जो फंड होता है, ये जो कंपोनेंट होता है, वो आर्टिकल 266 सबसेक्शन 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर मेंशन है। तो इस फंड पे जो गवर्नमेंट है केवल एज अ बैंकर उसको यूज़ कर सकती है, लेकिन वापस वो भी करना पड़ता है। अब डिस्कस करते हैं कंपोनेंट के बाद आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करेंगे अब फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव। ये जितना भी फॉर्मुलेशन हम लोग कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट, टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। एंड लास्ट वन इज़ टू रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज़। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फिस्कल पॉलिसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, सेकंड वन इज़ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एंड थर्ड वन इज़ न्यूट्रल, जिसमें एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जैसा कि इमेज से दिख रहा है कि एक्सपेंशनरी में जैसे कि टर्म से लग रहा है, इसकी जो टर्मोलॉजी है एक्सपेंशनरी, मतलब इसमें जो गवर्नमेंट है वो अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ा रही है कंट्री में, और जो उसका टैक्सेशन है यानी उसका जो रेवेन्यू है वो उसको कम कर रही है, मतलब अपने रेवेन्यू के कंपैरिजन में गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में जैसा कि उसके नाम से लग रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम करना, तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपनी स्पेंडिंग्स को कम कर रही है और अपने टैक्सेशन यानी रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर रही है, उसका बर्डन बढ़ा रही है। लास्ट है न्यूट्रल। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी में दोनों स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन दोनों को बैलेंस करके रखा हुआ है। अब ये जो डिफरेंट फिस्कल पॉलिसी के जो टाइप्स हैं हम लोग ने अभी जो डिस्कस किए हैं, इनको वन बाय वन समझते हैं कि कैसे इन पॉलिसी के थ्रू फिस्कल पॉलिसी अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स अभी डिस्कस किए थे, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है टाइम टू टाइम अपनी टाइप्स को डिफरेंट टाइप्स के थ्रू यूज़ करके। अब एक एक करके हम इसको समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं फिस्कल पॉलिसी जो हमने अभी डिस्कस किया था पीपीटीज़ में। एक्सपेंशनरी होती है और कॉन्ट्रैक्शनरी होती है। एक्सपेंशनरी जैसे कि नाम से लग रहा है कि हम इसमें एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या एक्सपेंड कर रहे हैं? अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को। इसमें हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स तो बढ़ा रहे हैं और टैक्सेस को कम कर रहे हैं। अब टैक्सेस कम करने से क्या हो रहा है कि अगर हम टैक्सेस कम कर रहे हैं तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ज़्यादा बच रहा है।
ठीक है। मान लो 100 रुपये थे, पहले 20 रुपये टैक्स जा रहा था, अब गवर्नमेंट बोले कि मैं 20 की जगह 10 रुपये कर देता हूँ। तो क्या हुआ कि पहले मैं 20 रुपये टैक्स दे रही थी, तो 100 में से केवल 80 रुपये अपने खर्च कर पा रही थी। अब जब टैक्स कम हो गया, 10 रुपये हो गया, तो मैं 90 रुपये खर्च कर पा रही हूँ। तो मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा ज़्यादा हो गया जब हमारा टैक्स रेट कम हो रहा है। अब जब पैसा ज़्यादा आ गया तो मैं क्या करूँगी, डिमांड ज़्यादा करूँगी, कि ज़्यादा कंजम्पशन करूँगी तो डिमांड ज़्यादा करूँगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शंस भी बढ़ाएंगी ताकि वो उन डिमांड को पूरा कर सकें। जब प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा लोगों की जब ज़रूरत पड़ेगी तब हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ होगा, और एम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज़ होने से, हमारे प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने से ओवरऑल जो ग्रोथ है हमारी कंट्री की वो भी इंक्रीज़ होगी। अगला हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। तो हम इसमें क्या चीज़ कम कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को कम कर रहे हैं और अपने टैक्सेस को बढ़ा रहे हैं। अब जब टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो उसका असर किस पे पड़ेगा, हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं और टैक्सेस ज़्यादा देने लगेंगे तो हमारे पास, हमारी जो पॉकेट में खर्च करने के लिए पैसा है वो कम हो जाएगा। अब जब वो पैसा कम होगा तो मैं बाहर एक्स्ट्रा अपनी डिमांड नहीं कर पाऊँगी। अब जब डिमांड कम होगी तो हमारे प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को गवर्नमेंट तब यूज़ करती है जब हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज़ करती है। तो इस तरह हमने समझा कि अपने एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंट्री में जो डिफरेंट कंडीशंस हैं उनको कंट्रोल कर रही है। अब हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस। अगर देखा जाए तो दोनों ही पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, इंपॉर्टेंट टूल्स हैं हमारी कंट्री में जितनी भी डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो जो पहला डिफरेंस है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, और जबकि फिस्कल पॉलिसी का जो फॉर्मुलेशन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। सेकंड, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई इसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, अब इंस्ट्रूमेंट क्या थे, इंस्ट्रूमेंट लाइक CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेपो रेट, इन सब के थ्रू क्या करता है, कंट्री में एक तरह से लिक्विडिटी की जो कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करता है, मनी की फ्लो को कंट्रोल करता है। जबकि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और जो गवर्नमेंट इनकम है, इन कंपोनेंट के थ्रू हमारे कंट्री की ग्रोथ को एनहांस करता है, बूस्टअप करता है, ताकि हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इस तरह फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के जो टॉपिक हैं यहाँ पर ख़त्म होते हैं। आई होप आपको उसके फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट, इसका मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके डिफरेंट टाइप्स समझ आए होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।